Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and my guest today, a very unusual, unique Chief Minister. And why unusual and so unique? Because he's the only Chief Minister in the history of Indian politics that I have observed who nobody seemed to know before he became Chief Minister. And yet he seems to know everybody. Manohar Lal Khattar ji, Chief Minister of Haryana, welcome to Walk the Talk. Thank you. What is the secret? आपको सब जानते हैं अब, लेकिन आप सबको पहले से जानते हैं और जब आप मुख्यमंत्री बने सबने कहा कौन मनोहर लाल खट्टर। शेखर जी, क्योंकि सामाजिक काम करने के कई तरीके होते हैं, कई पहलू होते हैं। ठीक है, मैंने पॉलिटिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो काम कभी नहीं किया, लेकिन समाज में काम करने का मेरा जो प्रारंभ हुआ वो 1980 में हो गया था। 1980 में मैं संघ का प्रचारक हुआ और संघ के प्रचारक के नाते से लगातार 22 साल हरियाणा में मैंने संघ का काम किया, बीजेपी का काम किया बाद में, और फिर अखिल भारतीय स्तर के ऊपर भी बहुत प्रांतों में आना जाना, संगठन काम करना, और रूट लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संबंध आता था। ऊपर के नेताओं से तो आता ही था, तो संगठन के नाते से एक बहुत बड़ा एक विस्तृत हमारा जो नेटवर्क है उसके माध्यम से सारा। So you got networked within the RSS and the party system. जी। And then the party who told you to contest? किसने फैसला किया कि आपको इस बार? कुल मिलाकर के तो ये कहना चाहिए कि भी मुझे पता है आपकी एज कितनी है, आपकी एज मेरे से 1 साल बड़ी है, क्योंकि आप मेरे से 1 साल सीनियर थे। आई एम 61 जी। तो कुछ 1-2 साल। हाँ जी। कुल मिलाकर के पार्टी के ही लोगों ने बीच में जो सुझाव दिया कि बहुत साल हो गए हैं संगठन काम करते हुए, और अभी इस बार चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं से मन बनाओ, तो जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक से लगती है, सुझाव लिए गए, और सुझाव में कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लिए, मेरे भी लिए, और अल्टीमेटली निर्णय हुआ कि भी आप करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ो, और मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया जस्ट 1 महीना पहले। उससे पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं बड़ा आत्मविश्वास था मुझे कि मैं कहीं भी चुनाव लड़ूंगा तो मुझे कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि आखिर कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ना है। जनता में एक जो विषय जाएगा कोई भी, और उस विषय के आधार के ऊपर जो व्यू पॉइंट होता है, उस व्यू पॉइंट के आधार के ऊपर, विजन के आधार के ऊपर जनता जो ठीक आदमी होता है, ठीक विषय रखता है, उसको विश्वास करती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि आपने बोल दिया कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं, तभी रेप वेप होते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। वो विषय चला था प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग के ऊपर, कोई खाप पंचायत को लेकर। जी हाँ, विषय वहाँ से प्रारंभ हुआ। तो हमने कहा भी कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ कस्टम्स हैं, उसके कारण से समाज के अंदर कुछ चीज़ें चलती हैं। अब वो एकदम ठीक है, आज के संदर्भ में गलत है, वो तो एक परिस्थिति अनुसार हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन खाप पंचायतों का जो एक विषय, जो धारणा थी कि भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो लड़का लड़की है उनके रिश्ते नाते वो एक भाई बहन के होते हैं, उसके अंदर शादियाँ नहीं होनी चाहिए, ये मूल भावना थी। और इस मूल भावना को इसलिए भी था कि भी समाज के अंदर जो अनैतिकता होती है, उस संबंधों में जब ये भाव नहीं होता कि जैसे हम महिला सम्मान में महिला के प्रति जो एक मन विश्वास होता कि भी मातृशक्ति है ये। अब ठीक है, एक से शादी होती है, लेकिन जनरल एक भाव ये हमारा कि भी हमारा एक भाई बहन का रिश्ता ये कायम रखते हैं। मैं गुजरात का उदाहरण देता हूँ। गुजरात में सभी महिलाओं के, लड़कियों के नाम के पीछे बहन लगाया जाता है, और सभी पुरुष लड़के उनके नाम के पीछे भाई लगाया जाता है। लेकिन वो केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, वहाँ उस प्रकार का एटमॉस्फेयर भी है। भाई बहन के रिश्ते को लेकर के वहाँ के लड़के लड़कियाँ कहीं घूमते हैं, कहीं आते आते रात को 2 बजे तक भी घूमते हैं, कोई समस्या नहीं आती। इतना सिंपल नहीं है वैसे, वो इट्स नॉट सो सिंपल। नहीं ना हो, खास करके नवरात्रि के हफ्ते में। हाँ, फिर भी एक वातावरण में उस प्रकार का विषय नहीं है जैसा हमारे इस उत्तर भारत में मिलता है, और खास करके हरियाणा में इस प्रकार का भाव। हाँ, जेंडर बायस नहीं है वहाँ। हाँ, गुजरात में, महाराष्ट्र में, साउथ में तो बहुत ही कम है, लेकिन हरियाणा में बहुत है। तो वो क्यों हुआ है? वो इन्हीं चीज़ों से है कि आज हरियाणा के पेरेंट्स में को भी ये लगता है कि बेटी की शायद सुरक्षित रखना उसको, और वो बाहर भेजना, और वो उसको कहीं ना कहीं मन में बात आई हुई है। तो आपने कहा क्या था वहाँ पे उस समय? उस समय विषय चला था कि लड़कियों के कपड़े पहनने पर रोक क्यों लगती है। हाँ जी, एक प्रश्न था। हाँ जी, मैंने कहा रोक का विषय नहीं है, लेकिन लड़कियों के कपड़े चाहे लड़कों के कपड़े वो थोड़ा सा मर्यादित जरूर होने चाहिए। हर चीज़, हर प्रकार की छूट ये ठीक नहीं होती है। तो यह है कि इसका मतलब तो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। मैंने कहा स्वतंत्रता एक मर्यादित होती है, स्वतंत्रता कभी अनलिमिटेड नहीं होती है। मैंने बिल्कुल उदाहरण भी दिया कि मैं हवा में मुट्ठी चलाता हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आपका नाक शुरू हो गया यहाँ,
तो मुझे अपनी मुट्ठी को पीछे रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं चलाता रहूंगा, नाक टूटेगा। कपड़े पहनने में, इन व्हाट यू वेयर, सोशल बिहेवियर, सोशल अपीयरेंस, लिमिटेशंस आर नेसेसरी, होनी चाहिए। चाहिए। उसी में से कि भाई अगर स्वतंत्रता हो जाए और वो पहनते तो क्या दिक्कत है, उसी में से विषय आया कि ये जो इस प्रकार का जो खुली छूट हम देते हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, इसमें से कहीं ना कहीं वातावरण खराब होता है और ये जो सो कॉल्ड सामाजिक बुराइयां हैं ये खड़ी होती है। उसको उन्होंने घुमा फिरा करके जो कहा कि हाँ भाई इनको मिस्टर मोदी इज वेरी मॉडर्न इन दीज एटीट्यूड्स। मॉडर्न न मॉडर्न का विषय नहीं है, विषय तो उतना ही सीमित मेरा आज भी है कि सामाजिक परिवेश में एक खुली स्वतंत्रता के बजाय थोड़ा सा सामाजिक परिवेश के नाते, विचारों के नाते हमको रहना चाहिए। और पश्चिमी देशों का कुछ और वातावरण है, हमारे यहाँ कुछ और वातावरण, तो उसको जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, काल जैसे कहते ना, देश काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और वो जो सामाजिक मर्यादा आप लाएंगे, वो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की टीचिंग्स है उसके मुताबिक लाएंगे? ऐसा नहीं, टीचिंग्स नहीं है, कुल मिलाकर के चरित्र के नाते से हमको मजबूत होना पड़ेगा। तो चरित्र निर्माण के जो विषय होते हैं वो समाज में, सोसाइटी में होने ही चाहिए। वो चाहे समाज के जागरण के माध्यम से होने चाहिए, चाहे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होने चाहिए, चाहे सरकार के कामों के द्वारा होने चाहिए, शिक्षा के पाठ्यक्रमों के द्वारा होने चाहिए। आखिर हमारी समाज में जो शिक्षा है वो शिक्षा का कितना यानी ह्रास हुआ है। अब तो खैर मुझे नहीं पता पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे आज भी ध्यान है मैथमेटिक्स में जो मिश्रण के प्रश्न होते थे मैथमेटिक्स में, तो क्या पढ़ाया जाता था कि एक दूधिया 1 किलो दूध में अगर 100 ग्राम पानी मिलाता है तो उसको 1 रुपया लाभ होता है। तो कितना पानी मिलाया कि 2 रुपये लाभ हो जाए। अब ये शिक्षा ही नहीं है, तो मैथमेटिक्स प्रश्न, हाँ। लेकिन संस्कार क्या जाता है कि कमाना है, the more you cheat the more money you make। हाँ, तो ये संस्कार तो नहीं है। मैथमेटिक्स तो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बेईमानी, ईमानदारी ये खड़ा होता है। तो ऐसे हम कोई भी शिक्षा का Are you going to look at education and textbooks? देखेंगे अपने स्टेट में मॉरल एजुकेशन को शुरू कराएंगे? जो हमारे शिक्षा विभाग है, जो देखते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो निश्चित रूप से अपने संस्कारों के नाते से वो देखेंगे ही, उनको देखना चाहिए। अभी ये कोई ऐसा विषय अभी अलार्मिंग ऐसा हमें ध्यान में नहीं आया कि जिसके कारण से हमारे यहाँ एक विवाद विधानसभा में खड़ा हुआ। अभी उस विधानसभा में शब्द आया कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने पत्र लिखा और उस पत्र के कारण से एक शब्द को वहाँ से पाठ्य पुस्तकों में हटवाया। उसमें लिखा था, नहीं, हुड्डा जी ने कहा, हाँ। विषय खड़ा हो गया कि शिक्षा के संदर्भ में हमको जो चीजें गलत लगती हैं उसको ठीक करना होता है। तो क्या शब्द था? लुटेरा शब्द, हाँ। उसका प्रयोग हो गया, वहाँ थोड़ा उत्तेजना भी हो गई। तो फिर उन्होंने स्वयं माना, भूपेंद्र हुड्डा ने, कि हाँ जाट लुटेरा है, ये हमारे पाठ्यक्रमों में कभी लिखा गया सीबीएसई में, बाद में पत्र लिखा तो वो हटाया गया। हाँ। तो ऐसी गलतियां जब कभी हो जाती हैं तो उसको ठीक करना आखिर काम है। हाँ, वो तो मानने की बात है। तो ऐसी कोई भी बात जो शिक्षा में कमी लगती है, इतिहास की लेखन में कमी लगती है, तो ये चीजें आखिर एक समाज के अंदर आगे चल करके ठीक करने का काम होता ही है। एक बड़ा हरियाणा में जो हमेशा से एक मसला कई सालों से चल रहा है, जो भी हरियाणा में लैंड के लिए आता है, ये लैंड में कुछ करता है, कहानी बनती है, और सबसे बड़ी कहानी बनी है रॉबर्ट वाड्रा की। तो वो आपको परेशान करती है कहानी? आपने उसको कुछ स्टडी किया, सोचा क्या उसमें, उस विषय में क्या है? बहुत सी इरेगुलरिटीज की शिकायतें आ रही हैं। अब उन सब को हम कहीं ना कहीं आखिर उसका अध्ययन तो कराएंगे ही, और अध्ययन कराने के बाद अगर कहीं उसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसमें सरकार के एजेंडे में कुछ नहीं है। ये तो केवल वाड्रा ही नहीं, किसी भी केस में अगर कहीं मोटिव गलत से अगर काम किया गया है तो उसको चेक करना चाहिए। पर वाड्रा के केस में केवल पिछला ही नहीं, आगे भी अगर कोई ऐसा करेगा, बल्कि आगे तो करे तो सबसे पहली चिंता हमारी ये होगी, क्योंकि हाँ, पहले तो आप पे लगेगा वो हाँ, पहले तो सरकार कौन रही, उसका नेतृत्व तो किसी ने किया, पार्टी कौन थी, ये कह करके लोग छूट सकते हैं। लेकिन आगे अगर कोई होता है तो उसका तो सीधा दायित्व, सीधी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आपने वाड्रा के केस को थोड़ा बहुत स्टडी किया है, अभी समझा है कुछ? अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ उनके बारे में कंप्लेंट्स आई हैं समाचार पत्रों में, आखिरी है उसका कोई बहुत अध्ययन मैंने अपने आप में कर लिया ऐसा नहीं है, लेकिन हेयर से जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही। पर इसमें इरेगुलर लगता है कि क्रिमिनल लगता है आपको? अब इस बात में एकदम शार्प लाइन नहीं लगाई जा सकती।
वो उस समय करने वाले लोगों का किस प्रकार की मानसिकता रही होगी, क्या क्या उसमें यानी जो उसमें सिस्टम में कहाँ ब्रेक किया होगा और किसने किया होगा, ये उसको ढूंढने के बाद ही पता लगेगा। वो बाय द वे है या सोच समझ करके इंटेंशनली किया गया है, ये उसकी एक बारीक लाइन है। क्योंकि इतना इन चीज़ों में प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के मामले में इतना फ्लक्चुएशन और इतना एक चेंज ऑफ वो सारा जो सिस्टम हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें संभव है। उसके अंदर इंटेंशनली भी कई चीज़ें हो सकती हैं, क्विड प्रो को भी हो सकता है। हाँ, और उसके अंदर बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जिन स्थानों के ऊपर ये सारे डील हुए हैं उनके अंदर चेंजेस भी बहुत आई हैं। यानी रातों रात भी चेंजेस आई हैं। 1 रुपए की चीज़ अगले दिन उठे 3 रुपए, उससे अगले दिन 6 रुपए, अगले दिन 12 रुपए। यानी ये चेंजेस जो आई हैं तो उसके पीछे कोई इंटेंशन भी होती है। अब जैसे इंटेंशन के नाते से विचार किया जाए कि एक पीस ऑफ लैंड एक्वायर किया, एक्वायर करने के पीछे एक मानसिकता होती भी कहीं ना कहीं ये सोशल काम में काम आएगा, ये पब्लिक इशू को लेकर के कहीं हमने उसको एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद उसका एक पोर्शन हमने काम में लिया और दूसरा पोर्शन हमने रिलीज कर दिया। अब इसके पीछे की इंटेंशन, या तो पहले सारा एक्वायर किया तो सारे का सारा हमको रखना ही चाहिए था। हमने ज़्यादा एक्वायर किया, उसमें आधा छोड़ करके आधे पर काम किया तो आधा छोड़ा क्यों गया। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता कोई ना कोई गड़बड़ तो हो सकती है इसके पीछे। वो सब चीज़ें, वहाँ की परिस्थिति क्या रही होगी, गवर्नमेंट की पोजीशन क्या रही होगी। लेकिन इसको अब वाड्रा केस को प्रायोरिटी पे देखेंगे या रूटीन में देखेंगे? शिकायतें आने के बाद ही पता लगेगा कि उसको कैसा करना है। अच्छा, अभी कोई फॉर्मल शिकायत आपके पास आई? अभी हमारे पास फॉर्मल शिकायत नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा है कि हमने गवर्नर को शिकायत दी है। हमारे पास कम से कम इस सरकार के पास अभी तक फॉर्मल कोई शिकायत आई नहीं है। पर अब स्पेशली उसके पीछे बैनेट लेके नहीं जाएंगे? स्पेशली तो हम 5 साल का जो हमारा एजेंडा है लागू करने का, 5 साल का जो हमने आगे काम करना है स्पेशली, तो वो होगा। हाँ। बाकी चीजें तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। थोड़ी राजनीति और थोड़ी पर्सनल बात भी। You met Mr. Modi in Chandigarh for the first time. हाँ, in 1996. 1996 वो हमारे यहाँ के प्रभारी बनकर के आए हरियाणा के। उस समय मैं संगठन मंत्री था हरियाणा का। तो संगठन मंत्री, प्रभारी, अध्यक्ष, पार्टी प्रेसिडेंट, ये सब एक टीम होती है, जो इनर कोर टीम जिसको कह सकते हैं। उस नाते से हमारे जो संबंध थे, ड्यूटी बेसिस पर हम जो पार्टी का काम करते थे, बहुत सी बातें होती थी, हम उनसे परामर्श करके चलते थे। और उनका एक जो विचार था और बहुत नीचे तक रूट लेवल तक काम खड़ा करने का उनका जो जिसको ने जो उनका अनुभव, तो उनके बारे में व्हाट इज इट दैट यू फाउंड मोस्ट स्ट्राइकिंग अबाउट मिस्टर मोदी व्हेन यू मेट हिम फर्स्ट? क्या सबसे खास बात लगी आपको? कई बातें थी। एक तो उनका जो डिसीजन मेकिंग जो एक स्वभाव था, इमीडिएट, कोई चीज़ को वो ऐसे नहीं छोड़ते थे कि भी हौच पौच में छोड़ दिया, डिसीजन ले लेंगे, अच्छा ले लेंगे। डिसीजन में देरी नहीं करना। ये इनोवेटिव आइडियाज उनके बहुत होते थे, प्रयोग करने के लिए बड़ी स्वतंत्रता होती थी। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए 1999 जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे यहाँ इलेक्शन कमेटी में एक विचार आया, उन्होंने दिया विचार, बल्कि कारगिल का युद्ध हुआ था। जी हाँ। कारगिल युद्ध के बाद ये इलेक्शन था। उन्होंने कहा कि भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से अथवा रोहतक से, क्योंकि यहाँ एक्सर्शन बहुत हैं और यहाँ कारगिल के जो शहीद हुए थे उनकी संख्या बड़ी थी उस समय। हर दिन 10-20-50 ऐसे जो सैनिक हैं, उनकी जो कारगिल से डेड बॉडीज आती थी, उनको बड़े मान सम्मान से एनडीए की सरकार के अंदर बड़ा मान सम्मान भी दिया गया सब लोगों को। पहली बार मुझे लगता है कि भी बॉडीज़ को इस प्रकार से राष्ट्रीय सम्मान के साथ वो अपने घरों में आते थे। तो उस समय एक वातावरण में ये था कि कारगिल विद्रोह को, मैंने कारगिल की लड़ाई का एक लोगों के मन में ये था कि भी कारगिल विजय हमने प्राप्त की है, तो एक उत्साह भी था। उन्होंने सुझाव दिया कि महेंद्रगढ़ था रोहतक से ना किसी कारगिल विद्रोह को चुनाव लड़ा। अच्छा। हाँ, हमारे पूरी चुनाव समिति में कोई भी तैयार नहीं था कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, कारगिल विड्डो यानी विड्डो को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए, इसकी कोई धारणा अच्छी नहीं जाएगी। उनका आग्रह था कि नहीं आप कारगिल विड्डो। हमारे कई बार लगता था कि हमें उनके मन में कोई नाम होगा,